Hello everyone. Today we are going to begin with work energy power, right? तो बेसिकली वर्क एनर्जी पावर जो है ये 11th क्लास का टॉपिक है। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी जब फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जाता है तो उस फोर्स की वजह से जो बॉडी चलती है यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाती है यानी कि वो डिस्प्लेस होती है, तो उसने कितना वर्क किया होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर रखा हुआ है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर ये नहीं चलता है तो ऐसा कहा जाता है फिजिक्स के अंदर कि वर्क डन इज जीरो, क्योंकि वो बॉडी नहीं चली तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। बट अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ उसके से मूव कर जाता है तो मूवमेंट की वजह से ऐसा कहा जाता है कि हाँ मैंने कोई काम किया है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग जब पढ़ते हो, ठीक है, सपोज किसी ने दिन रात मेहनत की है ना, बट वो 10 में से सिर्फ 4 नंबर लेके आया, तो लोग सब यही कहेंगे, यानी कि पड़ोसी और आपके पेरेंट्स सब यही कहेंगे कि ये पढ़ता नहीं है, यानी कि कमरे में मैगजीन खोल के बैठा रहता है, यहाँ पे कॉमिक्स खोल के बैठा रहता है, बट ये पढ़ता नहीं है। जबकि आप अपने अंदर जानते हो कि आपने पूरी मेहनत की थी, राइट? ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। जब तक आपकी मेहनत कोई रिजल्ट ना शो कर दे तब तक उस मेहनत को बेकार माना जाता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से कुछ ये चैप्टर है तो आपको सिमिलैरिटी लगेगी और मजा भी आएगा। चालू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इसलिए डेफिनेशन में लिखा है कि वर्क तभी कहा जाता है किसी बॉडी पे किया हुआ है जब जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो उसको एक्चुअली में मूव करवा दे। एक्चुअली माने कि बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखे मूव करता हुआ थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस भी कहाँ पे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में हो, तब हम कहेंगे कि किसी भी बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है कि पिंकू है, ठीक है, पिंकू ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, वो कह रहा है भाई मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, बट दीवार तो चल ही नहीं पा रही क्योंकि दीवार फिक्स है। ठीक है, अगर दीवार फिक्स है तो पिंकू का जितना भी फोर्स है वो वेस्ट हो गया यानी कि दीवार तो मूव नहीं कर पाई ना, तो इसलिए हम कहेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि वर्क डन जो है जीरो है। भले ही पिंकू धक्का मारते मारते इतना थक जाए कि वो बेहोश हो जाए, नीचे गिर जाए वो, ठीक है, बट तब भी हम यही कहेंगे कि इसने पिंकू ने कोई काम नहीं किया। पिंकू कहेगा कि मैं पूरी हालत खराब हो गई, बट आप लोग कह रहे हो कि वर्क डन नहीं हुआ बिकॉज प्रैक्टिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा है, यानी बॉडी तो चली नहीं ना, तो मेरे लिए तो कोई काम हुआ ही नहीं। मैंने इसको टास्क दिया था कि इसको दीवार को यहाँ से यहाँ खिसकाओ, बट ये नहीं खिसका पाया, तो मैं कहूंगा कि तुमने कोई काम नहीं किया है, राइट? सिमिलरली अगर इसके नीचे रोलर लगा हुआ हो और मैं बोलूं इसको पिंकू को कि भाई तू दीवार को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दे, तो ये फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट अब होता है इस फोर्स की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट इस बार नॉन जीरो है, तो वर्क डन भी कुछ ना कुछ आएगा। इस तरीके से जो है वर्क डन का डिस्कशन किया जाता है, यानी कि जब भी आप कभी फोर्स लगाएं, अगर बॉडी मूव नहीं करती तो वर्क डन जीरो कहलाया जाएगा, और अगर वो मूव कर जाती है तो वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम फाइंड आउट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वर्क डन कहीं ना कहीं फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हमने लास्ट चैप्टर के अंदर फोर्स चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि F इज इक्वल टू मा। देखो ये यहाँ पे अगेन प्रूव हो गया कि जो हमारी माता है वो सबसे बड़ा फोर्स है दुनिया का, तो रिस्पेक्ट योर मॉम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो F इक्वल टू मा यहाँ पे आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन रहता है तो वो मूव करती है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था मोशन के अंदर। तो देखो ये एक्सेलरेशन जब जब रहेगा, यानी फोर्स जब जब रहेगा तब बॉडी मूव करेगी ही करेगी। ठीक, तो ये होगी बात। तो इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, बट इस डिस्प्लेसमेंट को आपको किस तरफ लेना है, फोर्स की डायरेक्शन में लेना है। जिस तरफ फोर्स लगेगा ना आपको उसी तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट को देखना है। ठीक है, और वो कैसे देखेंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो जो फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, F इंटू एस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन की यूनिट हो जाएगी। उसको हम जो है जूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर विल बी नोन एज जूल। अब ये तो हुई बात वर्क डन का, बड़ा सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था,
वैसे ही कुछ एक 3 डिजिट वाला फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। बहुत ही सिंपल है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मुझे अगर फोर्स देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, मल्टीप्लाई करके मैं आंसर दे दूंगा, बट समझिए इतना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ही सही जब टॉपिक बना है तो, वरना आप लोग कैसे इसकी बुराई करोगे। ठीक है, तो व्हाट इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या होगा अगर फोर्स कहीं और लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं और लग रहा हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये केसेस है, मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं पहले से। सपोज अगर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप मुझे जरा बताइए कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में लगती हैं तो उनके बीच का एंगल आपको कितना दिखाई देता है। क्या 0 डिग्री दिखाई देता है, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, दे आर पैरेलल। तो क्या एंगल मैं कह सकता हूं इस केस में 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो हमने फोर्स के इसके फॉर्मूले में छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। वो मॉडिफिकेशन ये है कि जब जब दो फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है, तब तब हम ये क्या करेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे लगा देंगे। कॉस थीटा क्या होता है, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेट्स वेट। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस, यहां तक पुराना ही फॉर्मूला है, बस ये कि कॉस थीटा एक नई टर्म हमने यहाँ पे जोड़ दी है, कॉस थीटा वाली। अब थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल अगर 0 डिग्री है तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कॉस 0 डिग्री यहाँ पे लिख देना है। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे पुराना फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस लिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है एंगल सब्सटीट्यूट करना है। वो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, जैसे कि सपोज करें ये ब्लैक वाला फोर्स वेक्टर है एंड ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों ही एक ही तरफ है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और मान लें अगर फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा, ये 180। ठीक, और अगर फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, और अगर इस तरीके से है तो ये एंगल 120 डिग्री, वो आपको क्वेश्चन में देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से हो तो ये एंगल विल बी 30 डिग्री। तो अलग अलग एंगल्स हैं, मैं एंगल्स भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, बट वो अगली क्लास में करेंगे अपन। तो जैसे सपोज ये वाला केस तो सिंपल था, एंगल 0 डिग्री तो सब्सटीट्यूट भी हो गया। अगर फोर्स ऐसे लग रहा हो किसी एंगल के ऊपर, और यहाँ पे थीटा आप देखेंगे तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अलग हो रहा है, तो मैंने W इक्वल टू एफ एस यहाँ तक तो सेम लिखना है। फिर उसके बाद थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का ये है, इसलिए हमने cos थीटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है, अगर फोर्स इस तरीके से यहाँ पे लग रहा हो, थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये पूरा 180 था, हमने अभी भी देखा, ये पूरा 180 है, तो 180 में से इतना सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचा वाला एंगल आ जाएगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल देखना है, तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा ये, ना कि थीटा। तो ये एंगल ना लेके मुझे ये एंगल लेना होगा, इसलिए W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, इस तरीके से। ठीक, अब कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। जब जब cos 0 डिग्री होता है ये 1 होता है, ठीक है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/√2, cos 90 0। 9th के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट cos 0, cos 90 और cos 180 होते हैं। ठीक, और बाकी 11 स्टैंडर्ड्स को तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि 10th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी आ जाती है, राइट। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो 9th वाले हैं वो इन 3 वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह याद रखें। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क आपको पता है, ये जूल होती है, किस तरीके से होती है, न्यूटन मीटर। आपका होमवर्क ये है कि आपको डिफाइन करना है, डिफाइन व्हाट इज 1 जूल। हालांकि हम जानते हैं कि जब 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसको जो है हम 1 जूल बोलते हैं, बट आप इसको अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखेंगे, राइट। और ये तो हुई जूल, तो इसकी एमकेएस यूनिट हुई, ठीक है, जूल इज द एमकेएस यूनिट, या फिर ऐसा यूनिट बोल दूं मैं। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अब अगर सीजीएस यूनिट अर्ग होती है तो आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना आना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। ये रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, बट दिस इज अगेन योर होमवर्क कि आपको इसको करके देखना है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल पूछना है, ठीक है। और आगे देखते हैं,
वर्क डन जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, बट स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर क्वांटिटी होने का पता कैसे चलता है, जब एक फोर्स से ज्यादा फोर्स हो और मैं सबका अलग अलग वर्क डन निकालूं और आंसर में टोटल में सिंपल एडिशन हो रहा हो, जैसे 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 2 7, इस तरीके का जब सिंपल एडिशन होता है तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि भाई ये जो भी क्वांटिटी मैं जोड़ रहा हूँ 2 + 3 ये दोनों ही जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी सिंपल एडिशन को फॉलो करता है वर्क डन, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, बट इसके पीछे एक वेक्टर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। वो वेक्टर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ है मैंने कि a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, राइट। ये आपके 11th के वेक्टर्स चैप्टर का है, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर इनबिल्ट cos थीटा है। आप देखिए ध्यान से, f इंटू s इंटू cos थीटा, तो ये बिल्कुल वैसे ही आ जाता है जैसे कि हम सोच के चल रहे थे, राइट। तो इसीलिए जो है इसको फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा रिवीजन करें तो मैं आपको थोड़ा याद दिला सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि i डॉट i वेक्टर, j डॉट j वेक्टर, k डॉट k वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सारे यूनिट वेक्टर्स थे। i डॉट j इक्वल्स टू j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i, इट विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर हैं और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हर किसी में जब cos 90 आएगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0, ठीक है। तो इन्हीं के क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके पूरा का पूरा एक बार नोट करके और एक बार समझें, कोई भी डाउट आए तो प्लीज आस्क। थैंक यू वेरी मच।